सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसने सारथी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सेबी ने। तो शेयर बाजार में निवेश करने को और भी ज़्यादा आसान बनाने के मकसद से अभी सेबी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। किस नाम से? सारथी नाम से, जो निवेशकों को सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाएगा। इसके जरिए निवेशकों को सभी वित्तीय उत्पादों से संबंधित कई तरह की अहम जानकारियां मिलेंगी। इससे उन्हें शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का पता चलता रहेगा। अच्छा, आपको याद होगा अभी दिसंबर में ही सेबी ने तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और बाजार की विसंगतियों का जल्द पता लगाने के लिए एक अलर्ट समिति बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? सेबी की पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवी पुरी बुच। सेबी मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 12 अप्रैल 1992 में, और 1992 से मैंने आपको याद करवाया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। सेबी का हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में और इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी। बढ़ते आगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया? तो आंसर होगा 2025 तक। तो अभी कैबिनेट ने सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है उसे 31 मार्च 2022 से 3 साल आगे बढ़ा दिया, यानी कि 31 मार्च 2025 तक कर दिया है। देखो, ये जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है ना, इसका गठन कब होता है? 12 अगस्त 1994 को संसद से पारित अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था। और ये आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। और किसके कल्याण के लिए है ये आयोग? मतलब ये काम क्या करता है? तो सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाओं और अवसरों के लिए केंद्र सरकार को विशिष्ट कार्य योजनाओं की सिफारिश करने का ये काम करता है। तो याद रखना भी इसका कार्यकाल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अच्छा, अभी एक और योजना का समय बढ़ाया गया था, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। कब तक के लिए बढ़ाया गया? 2024 तक। और 2025 में हमने कौन सा लक्ष्य रखा है? टीबी को खत्म करने का लक्ष्य, और मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 का। और आपको याद होगा साउथ कोरिया दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना लेगा 2025 तक। 2025 में जो एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे, कहाँ पे होंगे? ताशकंद की कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। और भारत सरकार ने, आपको याद होगा, स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ाया था। ये जो योजना है स्टैंड अप इंडिया, 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था। इसे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को व्यापार करने के लिए ऋण की सुविधा देने के लिए शुरू किया गया था। और अभी इस योजना को कब तक बढ़ा दिया? 2025 तक। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उन सफाई कर्मचारी का नाम बताइए जिन्हें सबसे पहले टीका लगाया गया था। अभी हम बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। तो अभी इजराइल ने अपने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसमें इजराइल ने धरती के वायुमंडल के बाहर ही दुश्मन मिसाइल को तबाह कर दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और वैसे हम लोग इजराइल से कौन सा ड्रोन खरीद रहे हैं? हेरॉन ड्रोन खरीद रहे हैं। और बताओ, भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा फिलीपींस। लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है इजराइल की, तो ये रहा मैप में इजराइल। देखो, इजराइल की कैपिटल होती है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट, और प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो आंसर होगा टीसीएस। तो भारत की सबसे बड़ी आईटी फर्म टीसीएस ने नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन और वर्चुअल रेस का नया टाइटल स्पॉन्सर और टेक्नोलॉजी पार्टनर बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ समझौता किया है। तो टीसीएस और कनाडा रनिंग सीरीज का लक्ष्य है कनाडा में चल रहे मैराथन को एक नए आधिकारिक रेस ऐप के माध्यम से आधुनिक बनाना। और ये अपनी तरह का पहला पर्यावरणीय प्रभाव कैलकुलेटर पेश करेगा, जो धावकों और दर्शकों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव को ट्रैक करने और ऑफसेट करने में सक्षम करेगा। तो सिंपल से याद रखना, टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है टीसीएस। और टाइटल स्पॉन्सर से एक प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि 2023 से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा?
टाटा ग्रुप, जो कि रिप्लेस करेगा वीवो को। टाटा से एक प्रश्न और बनेगा आपके एग्जाम में, रतन टाटा जी की जीवनी हारी है। अब ये आज के लिए आपका होमवर्क प्रश्न बनेगा कि उनकी जीवनी का नाम क्या है और उसे किसने लिखा है। वैसे टीसीएस की बात कर लें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसकी स्थापना होती 1968 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और सीईओ कौन है, राजेश गोपीनाथन है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया। वो क्या थे? वो पर्वतारोही थे। तो अभी प्रसिद्ध पेशेवर पर्वतारोही मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया। उन्हें 1965 में अर्जुन अवार्ड मिला था। 1965 में ही पद्मश्री सम्मान मिला था। अभी 2002 में पद्म भूषण भी उनको मिल गया और अभी लेटेस्ट 2009 में आजीवन उपलब्धि के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी जीता था उन्होंने। तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है और इनकी आत्मकथा आई थी, उसका नाम है हायर देन एवरेस्ट। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं। आप मुझे बताओ, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? माउंट किलिमंजारो, जो आपको मिलेगी तंजानिया में। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले भी उसे बोल दीजिए, ये मिलेगी आपको अलास्का में। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एकांगुआ, जो कि एंडीज पर्वतमाला में आपको मिलेगी, अर्जेंटीना में है ये। और अभी आपको याद होगा, माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बनी थी काम्या कार्तिकेयन। 12 साल की है ये, भारतीय है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिफ। ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोजेस्को। एशिया की आप जानते ही हो माउंट एवरेस्ट है। और यूरोप की है माउंट एल्ब्रुस। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने की थी। कब? 20 मई 1953 को। इसीलिए तो हम माउंट एवरेस्ट डे 29 मई को मनाते हैं। चलो आप ये भी बता दो, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। अब एक और प्रश्न है जो केवल आप ही को बताना है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन थी? बताओ इसका आंसर। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक का निधन अभी हो गया, उनका नाम क्या है? प्रोफेसर एम के प्रसाद। तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक रहे प्रोफेसर एम के प्रसाद का भी निधन हो गया। तो केरल के साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में वो एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने लोकप्रिय विज्ञान आंदोलन केरल शास्त्र साहित्य परिषद का भी नेतृत्व किया था और अभी इनका निधन हो गया। तो आप जानते ही हो, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा केरल में। और निधन वाले प्रश्नों में अगर पूछा जाए आपसे तो बताओ, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? शारदा मेनन। और एक मान कौर का नाम भी याद रखना, सबसे उम्रदराज महिला एथलीट थी। 105 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। और 105 साल से आपको याद आएगा कि 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्रदराज छात्रा थी भागीरथी अम्मा, उनका भी निधन हो गया, वो भी थी केरल से। और अम्मा से याद आएगा गौरी अम्मा का नाम, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी ये, इनका भी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर कौन थी? चंद्रा नायडू, इनका भी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी एस पद्मावती, उनका भी निधन हो गया। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम ये किस राज्य ने शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने ये माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम को शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में जो आधारभूत संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे बेहतर करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा अब देखना, यहां पे तो बात हो रही है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की, और एक योजना में आप लोगों ने पढ़ा था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए एक योजना शुरू होती है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। ये वाराणसी से शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, और इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए जारी किए गए थे 6 सालों के लिए। अब यहां पे बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल इसकी हैदराबाद है, और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे।
और बताओ भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय ये कहाँ पे खुला है? तो यहाँ ना हैदराबाद में। उसी तरह से 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर हैदराबाद ही है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क पूछे तो वो भी खुला है हैदराबाद में। और हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला था और इसी के साथ ये आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर भी बन गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ? हैदराबाद में ही। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी अगर आपसे पूछे कि देश का पहला मध्यस्थता और सुलह केंद्र यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। बताओ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना है? तो आंसर होगा पोचमपल्ली। और तेलंगाना के हैं मोहम्मद आजम जिन्होंने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अभी जीता था। और तेलंगाना का एक मंदिर अभी न्यूज में था, रामप्पा मंदिर या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी बोल दीजिए इसे, 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था ये अभी हमारी। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर विदेशों में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विराट कोहली ने ये उपलब्धि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में हासिल की है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के जो कुमार संगकारा हैं वो वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली से भी आपको याद भी होगा, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी को इन्होंने छोड़ दिया है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाए कि किस भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे कर लिए? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। और आपसे पूछे कि एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने थे? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड के एजाज पटेल। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो आंसर होगा मिताली राज। और 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज बने थे जो कि इंग्लैंड के हैं, नाम है जो रूट। उसके अलावा आप जानते हो पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी स्मृति मंधाना। और एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी एमी हंटर जो कि आयरलैंड की हैं। चलो अब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो, दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या था? बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में युवाओं के लिए 5 साल की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा मेघालय। तो अभी मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा को 5 साल बढ़ाने का फैसला लिया। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो अब आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 5 साल बढ़ जाएगी। पहले 27 साल थी, अब 5 साल बढ़ के वो हो जाएगी 32 साल। 32 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसी तरह से एसटी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए अब ये मैक्सिमम एज लिमिट कितनी कर दी गई है? 37 ईयर कर दी गई है। किसने करी? मेघालय ने। तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो मेघालय की कैपिटल क्या होती है? शिलोंग। और शिलोंग में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? असम राइफल्स का। और भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी यही है शिलोंग। और यहीं पे इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अभी भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज कहाँ पे बना था? मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में, जिसका नाम क्या है? वाहय ब्रिज। और पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट यानी कि अदरक प्रसंस्करण प्लांट ये मेघालय में ही स्थापित किया गया है। और भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये भी मेघालय में शुरू हुई थी। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, पालपक्रम नेशनल पार्क और नौक्रेक नेशनल पार्क। यहाँ का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ क्लाउडेड लेपर्ड ये और किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का स्टेट एनिमल है? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस टेनिस प्लेयर ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर होगा सानिया मिर्जा। तो हैदराबाद में जन्मी 35 साल की सानिया मिर्जा 2013 में ही वुमेन्स सिंगल प्रतियोगिता से रिटायरमेंट ले चुकी है। इसलिए आपने कई बार देखा भी होगा अब वो वुमेन्स डबल में ही खेलती है। पर अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन्स डबल के पहले ही राउंड में हारने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वे इस सीजन के अंत तक संन्यास ले लेंगी। वैसे अभी तक उन्होंने वुमेन्स डबल और मिक्स्ड डबल में मिला करके बात करेंगे तो टोटल 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं
और वे 2005 में WTA सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। और टेनिस से एक खिलाड़ी का नाम आपको याद आ गया होगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन सी हैं, तो आंसर होगा नाओमी ओसाका। ये जापान की टेनिस प्लेयर है। और 2021 में कौन सा ग्रैंड स्लैम का वुमेन सिंगल टाइटल जीता था इन्होंने, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जीता था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे 2022 के जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा एल्बर्ट बोरला को। तो अमेरिकी फार्मा कंपनी है फाइजर और उसके CEO हैं ये एल्बर्ट बोरला, जिन्हें 2022 के जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कुछ ही महीनों के भीतर कोरोना वैक्सीन डेवलप करने के लिए दिया गया है। तो इस पुरस्कार में उन्हें $1 मिलियन यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये जो जेनेसिस फाउंडेशन है वो किसी यहूदी व्यक्ति को मानवता में उसके योगदान और यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हर साल सम्मानित करता है। तो इस साल ये सम्मान मिला है एल्बर्ट बोरला को। और इसी तरह से आपको याद होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के चेयरमैन है साइरस पूनावाला। इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 2021 का कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए। बाकी यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार किसे मिला था, एलेक्सी नवल्नी को। और फुमजिले मलाम्बो एंगकुका ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 मिला था इन्हें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान रखना। तो चलिए अब बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो आपसे पूछा था अभी जनवरी 2022 में ही प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते थे, आंसर होगा कथक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया, वहां जाके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसकी PDF भी आपको वहां पे मिल जाएगी। और आप में से जो लोग वीकली करंट अफेयर्स का वीडियोस देखते हैं तो उसकी क्विज तो अपलोड हो ही चुकी है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, उसकी PDF बाकी रह गई थी। एक्चुअली PDF मेरी तरफ से तो डल गई थी लेकिन वहां पे शो नहीं हो रही थी कुछ टेक्निकल रीजन के कारण। तो मैंने उनको फिर से डिलीट करा है और फिर से अपलोड किया, तो अब वो शो होने लगी है। तो वहां पे जाकर के उन्हें आप देख सकते हैं। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।